आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी के विकास को देखेंगे, जिसमें हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है और इसके हम भाषा परिवार की बात करें तो इसके भाषा परिवार भारोपीय है और भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से एक है भारोपीय। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें से पहला है भारोपीय। दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक, और हम चौथे नंबर की बात करें चीनी तिब्बती। चौथा चीनी तिब्बती। चौथा है चीनी तिब्बती। तो हमने देखा कि भारत की जो हिंदी भाषा है विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है और इसके भाषा परिवार की बात करें तो ये भारोपीय है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिनमें से पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। अब हम भारतीय जो भारोपीय भाषा है ये भारतीय ईरानी है, जो भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है। अब हम भारतीय आर्य भाषा को देखें और इनके 3 कालों को समझते हैं। अब हम भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं, जो जिनके 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देखें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हम वैदिक संस्कृति को देखते हैं। वैदिक संस्कृति के कार्यक्रम की बात करें तो ये 1500 ईस्वी से 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य है। 1500 बीसी से 1000 बीसी और इसके बाद इसे हम देखें, इसी में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हम लौकिक संस्कृत की बात करें, लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसका कालक्रम 1000 बीसी से 500 बीसी है। 1000 बीसी से 500 बीसी, 1000 बीसी से 500 बीसी तक इसका कालक्रम है। और हम मध्य भारतीय आर्य भाषा में देखें तो इसमें पाली आती है। पाली भाषा जो 500 बीसी से 1st एडी तक है। 500 बीसी से 1st एडी तक पाली भाषा को प्रथम देश भाषा माना जाता है और इसे बुद्ध की भी भाषा कहते हैं। आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि प्रथम देश भाषा या पाली बुद्ध की भाषा, प्रथम देश भाषा या बुद्ध की भाषा, इसके बाद नंबर आता है प्राकृत का। पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभाट। प्राकृत का आता है, प्राकृत का कार्यकाल देखो तो 1st एडी से 500 एडी तक, यानी कि
पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और इसके बाद नंबर आता है, इसे महावीर की भाषा भी कहते हैं। इसे महावीर की भाषा, महावीर की भाषा भी कहते हैं। और इसके बाद नंबर आता है अपभ्रंश, और इसके बाद अवहट्ट। अपभ्रंश को देखो, अपभ्रंश में आती है 500 एडी से 1000 एडी तक, यानी कि 1000 ईस्वी तक। और इसके बाद नंबर आता है अवहट्ट का। अवहट्ट में 900 1000 से, यानी कि लगभग इससे आप 900 तक लिख सकते हैं। और यहाँ 900 से 1100 या 1000 से लो, लगभग 900 एडी से इसे 1100 एडी तक माना जाता है। कुछ अपभ्रंश का भाग अपभ्रंश के अंतिम में भी है, और कुछ अपभ्रंश का भाग अपभट्ट के अंतिम में भी है। अब हम भारतीय आर्य भाषा को देखें, तो भारतीय में आधुनिक आर्य भाषा को देखें तो इसमें प्राचीन हिंदी का कालक्रम 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद आता है मध्यकालीन हिंदी, जो यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, इसको हम यहाँ ले, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें हम देखते हैं प्राचीन हिंदी, जिसका कालक्रम 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक या एडी तक। इसके बाद आता है मध्यकालीन हिंदी, और इसके बाद आधुनिक हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी 1400 एडी से 1850 एडी तक, 1850 एडी तक। इसके बाद आता है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी 1850 से एडी से अब तक, यानी कि वर्तमान तक। तो ये है भारतीय आर्य भाषा के 3 काल, जिनमें हमने देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें वैदिक संस्कृति जो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, लौकिक संस्कृति जो 1000 बीसी से 500 बीसी तक, और मध्य भारतीय आर्य भाषा में पाली जो 500 बीसी से फर्स्ट एडी तक, और जिसे प्रथम देश भाषा या दुग्ध की भाषा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आता है पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अवहट्ट। प्राकृत को देखो तो फर्स्ट एडी से 500 एडी तक, यानी 500 ईस्वी तक, जिसे महावीर की भाषा कहते हैं। उसके बाद आता है अपभ्रंश, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 900 ईस्वी के लगभग, और अपभ्रंश 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। इसका कुछ भाग अपभ्रंश का अवहट्ट में भी है, और अवहट्ट का कुछ भाग अपभ्रंश में, तो 1100 ईस्वी तक। और प्राचीन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम प्राचीन हिंदी को देखें तो जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी में देखें तो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, तो आधुनिक हिंदी में देखें तो 1850 से अब तक। 1850 के बाद हमने देखा था कि भारतेंदु युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आती है। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से हम आधुनिक भाषाओं के आर्य भाषाओं को अगर हम क्रम में लगाएं तो देखो सबसे पहले संस्कृत आएगी।
संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के बाद पाली, जिसे हम बुद्ध की भाषा या प्रथम देश भाषा कहते हैं, पाली। पाली के बाद भाषा आई है प्राकृत। प्राकृत जिसे महावीर की भाषा कहते हैं, इसे हम महावीर की भाषा, इसे हम प्रथम देश भाषा या बुद्ध की भाषा कहते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसके बाद आती है अपभ्रंश, अपहट्ट, फिर हिंदी। इसके बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपहट्ट, और अपहट्ट के बाद हिंदी भाषा आती है। अब हम अपभ्रंश को देखें तो अपभ्रंश में, अब हम अपभ्रंश भाषा को देखते हैं, जिसका कालक्रम हमने देखा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। इसके रचनाकार को देखेंगे, जिसमें हमें रचनाकार के रूप में स्वयंभू का नाम आता है। स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जिन्हें स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि, कहा जाता है। और अगर हम इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है पदमचर्यु, यानी परमचर्यु। परमचर्यु इनकी भाषा है, और जिसमें जो राम काव्य से कहा जाता है, राम काव्य, इसे राम काव्य कहा जाता है। और भी है, जैसे कि सरहपा, और भी रचनाकार है, जैसे कि सरहपा, कर्णहपा और धनपाल, जैसे कि सरहपा, कर्णहपा और धनपाल। अब हम अपहट्ट को देखेंगे, जो हमने क्रम देखा था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट और हिंदी। अपहट्ट को देखेंगे। अब हम अपहट्ट को देखते हैं, जिसका कार्यकाल अपहट्ट भाषा का 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी है। अपहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है, यानी कि अपभ्रंश का ही अपभ्रंश है, यानी कि परिवर्तित अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश ही अपहट्ट है। अगर हम इसकी रचनाओं को देखें तो अब्दुल रहमान, इनकी रचना है संदेश रासक या स्नेह रासक। इनकी रचना संदेश रासक या स्नेह रासक। इनकी रचना संदेश रासक या स्नेह रासक है। और अब हम देखेंगे दामोदर पंडित, एक और है रचयिता दामोदर पंडित। एक और रचयिता है दामोदर पंडित, इनकी है युक्ति व्यक्ति प्रकरण। युक्ति व्यक्ति प्रकरण, युक्ति व्यक्ति प्रकरण। और एक और है जिन्हें रूढ़ कवि राउल भेल।
की है रावल बेल। अब हम अपभ्रंश भाषाओं में, जैसे कि सौर सैन्य अपभ्रंश, हम अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश भाषाओं को देखेंगे। अब हम अपभ्रंश में देखेंगे कि सौर सैन्य अपभ्रंश नंबर 1 सौर सैनी, नंबर 1 सौर सैनी। सौर सैनी अपभ्रंश में सौर सैनी सौर सैनी अपभ्रंश में अगर हम उपभाषा की बात करें तो इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आती है। इसमें आती है पश्चिमी हिंदी। अगर हम पश्चिमी हिंदी में बोलियों की बात करें तो कोरवी, हरियाणवी और कोरवी, हरियाणवी और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी भाषा में आती हैं। पश्चिमी हिंदी तो आती है, इसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आपने नाम सुना होगा राजस्थान की मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। जयपुर राजस्थान में है तो जयपुरी और मालवी। ये भाषाएं राजस्थानी हिंदी में आती हैं, जिनमें है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। तो सौर सैनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी को हम देखते हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में एक याद रखना है कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये भाषाएं सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, जिनमें हम सौर सैनी अपभ्रंश में देखें तो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कोरवी भाषा बोली जाती है, हरियाणवी सुना होगा, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, बुंदेली, बुंदेलखंडी। राजस्थानी हिंदी में आपने सुना होगा राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं आती हैं। अब हम अर्धमागधी अपभ्रंश भाषाओं को देखते हैं। अब हम अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में देखते हैं जिसमें पूर्वी हिंदी आती है, जिसमें पूर्वी हिंदी आती है और पूर्वी हिंदी में एक उपभाषा है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा है। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। और अगर हम इनमें बोलियों की बात करें, यानी कि बोलियां, तो बोलियां कौन कौन सी हैं? इनमें बोलियां हैं अवधी, अवध भाषा। अवध के एरिया को या क्षेत्र को हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है, जहाँ के
बक्सर के युद्ध के समय यहाँ के नवाब सुजाउद्दीन होते हैं। अवध का क्षेत्र, अवध के क्षेत्र की बात करें तो ये लखनऊ यूपी के अवध, जो लखनऊ के क्षेत्र है वो अवध का क्षेत्र रहता है, वो अवध का क्षेत्र है। अवध का क्षेत्र बघेली, बघेली कहाँ है? बघेली यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ का पूर्वी क्षेत्र और छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ी एक अर्धमागधी अपभ्रंश की भाषा है। अब हम मागधी अपभ्रंश को देखेंगे। अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में उपभाषा है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में बोली आती हैं अवध, बघेली या छत्तीसगढ़। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवधी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। अब हम देखते हैं कि मागधी अपभ्रंश में, अब हम मागधी अपभ्रंश को देखते हैं और इसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी, यानी कि इसकी उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसकी उपभाषा बिहारी हिंदी है। और अगर हम इसमें बोलियों की बात करें कि बोलियां कौन कौन सी आती हैं, तो बिहारी में कौन कौन सी बोली देखिए, एक तो मिलेगी भोजपुरी, भोजपुरी भोजपुरी बिहार से संबंधित है। मगही, एक है मगही, मगही पटना और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका बिहार, और अंगिका बिहार, अंगिका बिहार हमें क्षेत्र बता देता है। भोजपुरी बिहार की है, मगही पटना में बोली जाती है, बिहार में ही बोली जाती है पूरे। और जो मैथिली का क्षेत्र है वो बिहार और नेपाल की जो तराई क्षेत्र है उसका। और अंगिका बिहार जी बिहार की भाषा है। अंगिका कौन सी है? ठीक है, बिहारी की ही भाषा है। अंगिका बिहार लिख दो या अंगिका, ये बिहार की ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आदिकाल के कालक्रम को और उनकी रचनाओं को देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।